पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंगडम की कल्टीवेशन कंप्लीट होने के बाद उसके पास शाओ किंग आती है फोर्ट एल्डर का दिया हुआ मैप लेकर, जिसमें स्पिरिचुअल पूल जाने तक का रास्ता था। और इसी तरीके का हूबहू सेम मैप हमें चंगकोंग के पास भी दिखाया जाता है। दोनों को ही ऐसा लग रहा था जैसे कि ये स्क्रॉल सिर्फ उनके पास है, तो वो दोनों ही फटाफट अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि इतनी रात को किंगडम को बाहर जाता हुआ देखकर शाओ किंग उससे पूछती थी कि यंग मास्टर, क्या आपको इतनी रात को जाना जरूरी है? शाओ किंग को खुद की इतनी फिक्र करता देखकर किंगडम उसे कहता है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बचपन में काफी ज्यादा हाइड एंड सीक खेला करता था, तो ये रास्ते मेरे लिए जाने पहचाने हैं। पर ये बात सुनने के बाद शाओ किंग और ज्यादा परेशान हो जाती है कि बचपन में तो एक हादसा हुआ था ना, और फिर वो उस हादसे को याद करने लगती है जहाँ शाओ किंग को बचपन में काफी सारे बीस्टों ने घेर दिया था। छोटी सी शाओ किंग उन बीस्ट के सामने काफी ज्यादा डरी सहमी बैठी हुई थी। इससे पहले कि वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर पाता, तब तक वहाँ किंगडम आ जाता है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा घायल था। वो उसे बचा लेता है। उसे वो बात याद करता देखकर किंगडम कहता है कि तब हम छोटे थे ना बेवकूफ लड़की, अब वो सारी पुरानी बातें हो गई हैं। अब तुम्हारा यंग मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसे अपनी किस्मत बदलनी और बहुत ज्यादा पावरफुल होना है, जिसके लिए उसे सबसे पहले उस माउंटेन पर जाना होगा जहाँ पर वो स्पिरिचुअल पूल मौजूद है। इसके बाद तो किंगडम फटाफट शाओ किंग को अंदर जाने को कह रहा था क्योंकि वो आगे का सफर अकेले तय करने वाला है। शाओ किंग तो उससे कह रही थी कि यंग मास्टर प्लीज अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। किंगडम के वहाँ से जाने के बाद हमें किन फैमिली के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी एल्डर्स गैदर हुए थे। ये मीटिंग असल में फैमिली हेड यानी कि हमारे किंगडम के फादर ने ऑर्गेनाइज की थी, जिसके लिए मौजूद सारे एल्डर कह रहे थे कि अभी 1 महीने पहले ही तो ये मीटिंग हुई थी, अब दोबारा ऐसा कौन सा जरूरी मसला आ गया जिसके लिए ये मीटिंग कंडक्ट की गई है। सभी एल्डर के इन सवाल पर किन के फादर कह रहे थे कि मेरा सभी एल्डर को यहाँ पर बुलाने का एक मकसद है, मुझे उन्हें एक बात के बारे में इन्फॉर्म करना है, और ये बात ये है फैमिली हेड होने के नाते वो अपने बेटे को 800 बॉडी रिफाइनिंग पिल देने वाले हैं। ये 800 बॉडी रिफाइनिंग पिल देने की बात पे तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि फोर्थ एल्डर का तो सारा नशा ही उतर जाता है। एल्डर से ये बात हजम नहीं हो रही थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये कहना है कि अगर एक ही पर्सन को इतनी सारी बॉडी रिफाइनिंग पिल दे दी जाएगी तो बाकी सभी क्या करेंगे, क्योंकि इतने पिल में तो पूरा का पूरा क्लैन 1 साल के लिए प्रैक्टिस कर सकता है। सभी एल्डर्स इस बात से एग्री कर रहे थे, पर यहाँ चीफ एल्डर तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो तो कहते हैं कि फैमिली के कुछ रूल हैं और क्लैन के भी कुछ रूल हैं। यहाँ सभी लोगों को पता है कि किंगडम की जो मार्शल स्पिरिट है वो फर्स्ट ग्रेड की है, तो चाहे वो कितनी भी कल्टीवेशन क्यों न कर ले उसका वो ग्रेड फर्स्ट ही रहने वाला है, तो इसके लिए उसे इतनी सारी बॉडी रिफाइनिंग पिल देने की क्या जरूरत है। ग्रेट एल्डर की ऐसी बातें सुनने के बाद हमारे किन के फादर कह रहे थे कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो मैं थोड़ा सा कदम पीछे कर लेता हूँ, अब 800 की जगह मैं 500 बॉडी रिफाइनिंग पिल देने वाला हूँ। अब फैमिली हेड की ये वाली बात सुनने के बाद चीफ एल्डर और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे यूजलेस बेटे को हर महीने 10 बॉडी रिफाइनिंग पिल दी जा रही है, क्या ये कम है जो तुम उसे और देना चाहते हो? वो तो फैमिली हेड को यहाँ तक कह रहे थे कि अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। दूसरी तरफ सभी एल्डर कह रहे थे कि ठीक है, अगर आप अपने बेटे को इतने सारे पिल देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सूटेबल रीजन तो देना चाहिए ना, ताकि हमें भी थोड़ा सोचने का मौका मिले कि आखिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया। यहाँ फोर्थ एल्डर भी फैमिली हेड को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके बेटे की जो क्वालिफिकेशन है वो लिमिटेड है, तो एक बार इस बारे में फिर से सोच लो। पर फैमिली हेड का कहना था कि पिछले 2 सालों से वो माइनिंग एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि फैंग फैमिली से उन्होंने 2 माइनिंग एरिया छीन भी लिया, जिसकी वजह से उनकी किन फैमिली का रेवेन्यू 30% इंक्रीज हो गया है, और उसी माइनिंग एरिया से उन्हें 5 मैजिकल वेपन्स भी मिले जो फैमिली ट्रेजर्स में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। ये सारी बातें सच थी, इसलिए कोई भी एल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो यहाँ चीफ एल्डर कह रहे थे कि इसके बदले मैं 8 बॉडी रिफाइनिंग पिल मांग रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है, इसके बदले मैं 500 कॉइंस भी देने को तैयार हूँ। फैमिली हेड की ये सारी बातें सुनने के बाद वो ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहे थे कि फैमिली हेड होने का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे फैसले तुम खुद लोगे, बीच में बोलने का हक हमारा भी है। उनकी स्पिरिट सोल की पावर इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर रखा चाय का कप गिर जाता है, पर इसी बीच जब चीफ एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो उससे तो ये ग्रेट एल्डर भी हिल जाते हैं। उन दोनों को इतना गुस्सा होता देखकर तीसरे एल्डर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे कि ये घर की बात है, तुम दोनों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। वो एल्डर उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ चीफ एल्डर कहते हैं कि ठीक है, मैं इस डील को मान रहा हूँ और मैं वो 500 पिल्स लेने के लिए तैयार हूँ। बेचारे ग्रेट एल्डर सिर्फ दांत पीसते रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमें
किंगनैन को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी की चोटी पर अपने थंडर स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा था। उस थंडर मेथड की जो उसके फादर ने उसे दिया है। वो इस स्किल को काफी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर जैसे प्रैक्टिस करते हुए वो कहता है कि उसकी स्वॉर्ड तो कितनी ज्यादा अमेजिंग है जो कि थंडर रिलीज कर रही है, पर अभी भी उसकी स्पीड काफी नहीं है। उसे अपनी स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। अगर वो माहिर हुआ तो वो इस वेपन को काफी अच्छे से चला सकता है। ये वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा शार्प था कि इसके एक एक मूव को ट्रैक करते हुए किंगनैन काफी अच्छा फील कर रहा था। उसके ये मेथड परफॉर्म करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडा निकलने लगता है। उसे प्रैक्टिस करते करते सुबह हो गई थी। सारी रात से थंडर स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करते हुए उसे ये बात तो अच्छे से समझ आ गई थी कि ये थंडर स्किल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है और इसे थंडर स्वॉर्ड के साथ परफॉर्म करने की वजह से तो ये 4 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। वो तो ये जानकर खुश हो रहा था कि अगर वो इस स्किल में मास्टर बन गया तो फिर उसके लिए उस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना इजी हो जाएगा। ये सारी बातें सोचते हुए उसे बचपन वाली भी बात याद आती है कि जब वो छोटा था तो उसने अपने फादर से कहा था कि ये थंडर स्वॉर्ड बहुत ज्यादा यूजफुल है। बच्चा होने की वजह से उसके फादर उसे कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं ये स्वॉर्ड तुम्हें दे दूंगा। और अब जब वो सच में बड़ा हो गया तो उसके फादर ने उसे ये स्वॉर्ड पकड़ा दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओ और उसके चमचों को दिखाया जाता है। वो लोग भी रात भर से सफर कर रहे थे। रास्ते में चलते हुए शाओ का एक चमचा कहता है कि बॉस मैंने ना पीछे ना किंगनैन को आते हुए देखा, क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? पर अब जब मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। वो कहाँ गायब हो गया होगा? शाओ को ये बात झूठ लग रही थी। तब उसका दूसरा वाला साथी कहता है कि बॉस 1 महीने के बाद तो वो लड़का हमें क्रिमिनल लॉ हॉल में लेके जाएगा ना, ताकि हमें सजा दिलवा सके। उसे तो देख के लग रहा है कि शायद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो लोग इसी बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि दूर से हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन पर नजर रख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किन फैमिली से किसी के आने का वेट कर रही है। उसे किसी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि किन फैमिली से कुछ लोग आने वाले हैं। उसने इनके लिए एक तरीके का जाल बिछा के रखा हुआ है। यहाँ शाओ आगे बढ़ते हुए अपने दोनों चमचों से कह रहा था कि अगर किंगनैन हमें यहाँ दिखा तो हम तीनों मिलकर उसे अच्छा सबक सिखा देंगे, क्योंकि ये माउंटेन हमारे सेट से बहुत ज्यादा दूर है। पर उसके साथ ही कह रहे थे कि बॉस ये अच्छा आइडिया नहीं लगता है। क्या हो अगर वो वापस जाकर एल्डर को इस बारे में बता दे, तब हम क्या करेंगे? वैसे भी हम तीनों का उनको पता लग गया है कि हम उनके बेटे को बुली कर रहे थे। तभी उन तीनों को अचानक से एक लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी जो कि कह रही थी कि 3 लड़के वो भी इतने ज्यादा चालाक यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तीनों तो डर के मारे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं अपना अपना वेपन निकाल के। तभी वो लड़की उनके पीछे अपीयर हो जाती है। ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि अभी अटैक कर देंगे, पर फिर अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की जो कि उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, इनका दिल भी पिघल जाता है। ये अपने अपने वेपन को अंदर रखकर उसके पास जाते हुए कह रहे थे कि खूबसूरत सी लड़की इस खतरनाक माउंटेन में क्या कर रही है। शाओ तो उसे छूने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और यहाँ ये लड़की कह रही थी कि मैं इसी माउंटेन में रहती हूँ क्योंकि मैं फैंग फैमिली से जो बिलोंग करती हूँ। उसकी फैंग फैमिली वाली बात सुनने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा शॉक थे, पर इन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिलता और एक बंदा इनके ऊपर अटैक कर देता है। उस बंदे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही अटैक में ये तीनों ढेर हो गए थे और फिर अपने सामने उस फायर सोल को यूज करने वाले उस बड़े से बंदे को देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि ये 4th लेवल की बॉडी रिफाइनिंग पर पहुंच गया है, वो तो ये भी समझ जाता है कि सामने मौजूद ये लड़की असल में फेंगशुई है। उसका ये जवाब सुनने के बाद फेंगशुई हंसते हुए कह रही थी कि सही जवाब, पर इसके लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, बल्कि हम तो तुम्हें यहाँ सजा सुनाने आए हैं। शाओ तो ये पनिशमेंट वाली बात सुनने के बाद कहता है कि आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि फैंग फैमिली और किन फैमिली वॉर स्टार्ट करने वाले हैं? तो वो कहती है कि आखिर किसी को पता कैसे लगेगा कि तुम लोगों को फैंग फैमिली ने मारा है? तुम लोग बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे और इस घने जंगल में तो कितने सारे मॉन्स्टर्स घूमते हैं। किसी को कैसे पता लगेगा कि इन मॉन्स्टर्स के बीच में फैंग फैमिली आकर तुम्हें मार के गई है? वैसे भी तुम खो गए हो या लापता हो गए हो, इस बारे में पता करने में उन्हें 7 दिन लग जाएंगे। तब तक तो मैं तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगी। ये बोलने के बाद अपने स्वॉर्ड निकाल कर उनके ऊपर अटैक करने के लिए कूदती है, पर इससे पहले कि वो उनके ऊपर अटैक कर पाती, वहाँ पर हमारा किंगनैन आ जाता है जो कि उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे काफी दूर झटक देता है। किंगनैन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि फेंगशुई को संभालने के लिए उसके बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। उस अटैक को संभालने की वजह से उसके तो हाथ कांपने शुरू हो गए थे। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर उसके सामने ये बंदा आया कहाँ से। इसके बारे में तो उसे कोई नॉलेज नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ किंगनैन खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि वो किन फैमिली का मेंबर है, तो वो एक आउटसाइडर को वो कैसे करने दे सकता है जो वो यहाँ करने के इरादे से आई है। किंगनैन अपने सामने फैंग फैमिली की लड़की को देखने के बाद कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन फैमिली के लोगों पर अटैक करने की। शाओ तो किंगनैन को वहाँ देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। दूसरी तरफ फेंगशुई किंगनैन को देखने के बाद कह रही थी कि मैंने तो सुना था कि किन फैमिली का यंग मास्टर काफी ज्यादा वीक है, पर तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तुम्हारे अटैक से हिट होने के बाद मेरे हाथ में चोट लग गई है। इस अटैक को देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि तुम बॉडी टेम्परिंग की 3rd लेवल पर पहुँच चुके हो, है ना? बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल के बारे में सुनने के बाद शाओ भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो उसने इसे 2nd लेवल पर देखा था। यहाँ फेंगशुई शाओ और उसके चमचों को कह रही थी कि तुम तीनों इसके साथ फाइट करने के बारे में सोच रहे थे ना, वैसे मजा आएगा तुम तीनों और ये अकेला। शायद
शायद 3 होने की वजह से तुम जीत जाओ। इधर वो तीनों किंग नैन के सामने अपनी पोल खुलता लेकर काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे, पर किंग नैन उन्हें बचाते हुए कह रहा था कि क्योंकि हम किन फैमिली के भाई हैं और हम बचपन से साथ बड़े हैं, तो हम ये अक्सर करते रहते हैं एक दूसरे से फाइट, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आ जाता है तो फिर हम उसे मिलके हरा भी सकते हैं। ये बात सुनने के बाद शाओ उसका सपोर्ट करने लगता है कि हाँ, हम सब मिलकर इसे हरा देंगे। फेंगशी तो कह रही थी कि अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कैसे हराओगे। ये बोलने के बाद वो अपने बॉडीगार्ड को पीछे भेज देती है उन पर अटैक करने के लिए। इससे पहले कि वो पीछे से इन तीनों को हिट कर पाता, फिर से किंग नैन आकर उसे ब्लॉक कर देता है। किंग नैन की पावर्स उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी क्योंकि उसने एक ही अटैक में से ब्लॉक कर दिया था। और अब मौका पाकर वो तीनों कहते हैं कि किंग नैन तुम इसके साथ फाइट करो, हम पीछे से हेल्प बुला के लाएं। वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं उसे छोड़कर। वो बॉडीगार्ड तो उनके पीछे जाने वाला था, पर फेंगशी उसे रोकते हुए कहती है कि भागने दो उन तीनों चूहों को। वैसे भी किन फैमिली का यंग मास्टर हमारे हाथ चढ़ गया है तो इसे ही मार देते हैं। इसके बारे में सुनने के बाद डैड शायद काफी ज्यादा खुश होंगे। ये सुनने के बाद हमारा किंग नैन कह रहा था कि क्या बात है, मेरा टाइम बच गया, अब मुझे उनके पीछे जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो सच में काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। ये सुनने के बाद फेंगशी कहती है कि बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से हमारे किंग नैन पर अटैक करना शुरू कर देती है। किंग नैन तो उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और काफी सारे अटैक्स को डॉज भी कर रहा था। थोड़ी देर के स्वॉर्ड बैटल के बाद हमारा किंग नैन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इससे उसका गार्ड काफी ज्यादा गुस्से में हमारे किंग नैन पर अटैक कर रहा था। उसका अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था जिसे किंग नैन को डॉज करना पड़ता है। और तब तक हमारी फेंगशी भी वापस बैटल में आ गई थी। किंग नैन तो इस बार अटैक करके उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड को ही दूर फेंक देता है। अपनी यंग मिस को इतनी बुरी तरीके से घायल देखकर वो गार्ड उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, पर बेचारे को खुद प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ने लगती है क्योंकि किंग नैन उसे मुक्का मार के घायल कर देता है। ये देखने के बाद तो फेंगशी काफी गुस्से में अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालती है, जो कि एक फॉक्स स्पिरिट था। उसे ऐसा करता देखकर किंग नैन सोच रहा था कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ उसका बॉडीगार्ड भी अपनी मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक खतरनाक बियर था। ये दोनों ही मार्शल सोल मिलकर हमारे किंग नैन के ऊपर तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। किंग नैन इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी थंडर स्वॉर्ड का वो थंडर फीस्ट बाहर निकालता है। ये थंडर टेक्निक इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। यहाँ दूसरी तरफ हमें श्याओ और उसके चमचों को दिखाया जाता है, जो भागते भागते काफी दूर आ गए थे। श्याओ तो यहाँ ये सोचकर खुश होने लगता है कि किंग नैन हमें माफ कर देना, हमने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें उसमें झोंक दिया, पर क्या करते अगर हम वहाँ रहते तो हम भी खत्म हो जाते ना। श्याओ के चमचे तो उससे कह रहे थे कि क्या होगा बॉस अगर एल्डर्स को पता लग जाएगा इस बारे में तो श्याओ का कहना था कि तुम लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, हमने थोड़ी ना उसे मारा है, उसे तो फैंग फैमिली मार रही है ना, और हम भी तो अपनी जान बचाकर भाग कर आए, इसमें गलत क्या है। वो लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे वो अपनी जान बचवाएंगे एल्डर के सामने, कि तभी उनके आगे एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था देखने से। वो लोग तो डर के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर ये बीस्ट उनके ऊपर झपट्टा मार देता है। दूसरी तरफ हमें किंग नैन को दिखाया जाता है, उसके अटैक करने की वजह से ये दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए थे, तो वो इन्हें पेड़ से बांध देता है। साथ ही उसे बीस्ट की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो कह रहा था कि इस लॉन्गहू माउंटेन में तो बहुत सारे बीस्ट हैं। वो तो इन दोनों के बारे में सोचकर ही हंस रहा था कि अब तुम दोनों अपनी खैर मनाना। तभी किंग नैन की नजर पड़ती है कि उस मास्क मैन के गले में एक स्टोरेज रिंग अटक रही है। जब वो उस स्टोरेज रिंग में से उस मैप को बाहर निकालता है, तो वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से हिडन ट्रेजर मौजूद है। किंग नैन उनका मैप लेकर आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम दोनों ना अच्छे से अपना ख्याल रखना, और हाँ मैं तुम्हारा मैप लेके जा रहा हूँ, इसलिए खोना मत। थोड़ी ही देर बाद किंग नैन उस मैप को फॉलो करते करते उस स्पिरिचुअल पूल के पास आ गया था। ये स्पिरिचुअल पूल एनर्जी से और क्रिस्टल से भरी हुई थी। यहाँ का ऑरा ही हमारे किंग नैन को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। वो इस प्लेस को देखते हुए कह रहा था कि असल में यहाँ पर हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर गैदर होती है, और यहीं इसी पूल से ही सारी एनर्जी पूरे जंगल में फैलती है। किंग नैन तो उस पूल में एंटर करते कह रहा था कि इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं पक्का इस पे कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लूंगा। वो फटाफट पूल के बीचों बीच बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, जहाँ गॉड ऑफ वॉर की सोल बाहर आकर उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। किंग नैन को कल्टीवेशन करते करते काफी ज्यादा देर हो गई थी, और फिर अब जब वो कल्टीवेशन से उठता है तो वो हमें बता रहा था कि वो बॉडी टेम्परेरी के लेवल 4 पर पहुंच चुका है। उसके इतना बताने के बाद चेन शिफ्ट होता है और हमें वो मैप को फॉलो करते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। अलग अलग रास्तों को क्रॉस करते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर एक केव मौजूद थी। मैप उसे इस केव तक लाई थी, तो उसे लग रहा था कि अंदर उसे ट्रेजर देखने को मिलेंगे, पर जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर पहले से ही फायर चल रही थी, तो उसे लगता है कि शायद फैंग फैमिली के लोग पहले से ही यहाँ से ट्रेजर लेकर जा चुके हैं। पर वो यही सोचकर खुश हो जाता है कि चलो एक अच्छी सी जगह मिल गई है रेस्ट करने के लिए। यहाँ वो लेटे लेटे इस बारे में सोचने लगता है कि फेंगशी असल में ट्रेजर लेने आई होगी,
और फिर रास्ते में जब वो अपनी सिटी की तरफ वापस जा रही थी तब उसकी मुलाकात शाह और उसकी टीम से हो गई होगी। पर फिर यही सोचते हुए उसके मन में एक और ख्याल आता है कि अगर वो वापस ही जा रही थी और ट्रेजर लेने ही आई थी तो वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा गार्ड को क्यों लेकर आई थी जिसने कि हमारी किन फैमिली का रास्ता रोका? क्या उसने ये इंटेंशनली किया था? इसका मतलब तो ये है कि किन फैमिली से ही कोई है जो कि जासूसी कर रहा है, यानी कि किन फैमिली की इंफॉर्मेशन फैंग फैमिली को दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें उस स्पिरिचुअल पूल के बारे में भी पता लग जाएगा जो कि उनका सीक्रेट है। ये सोचते सोचते किन काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। वो कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो उसे धीरे धीरे इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी बिना किसी को पता चले, वरना तो बवाल हो जाएगा। हो सकता है ये सारी बातें सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने पर शायद उसे सच का पता लग जाए। यही सोचते सोचते वो अपनी पूरी रात उस केव में गुजार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आँख सूरज की रोशनी से खुलती है और ये देखकर कि सूरज की रोशनी केव में आ रही है वो बड़ा हैरान था। और जब वो उस केव से बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि ये असल में कोई केव नहीं था बल्कि किसी ने एक अमेजिंग मेथड का यूज करते हुए पहाड़ को 2 हिस्सों में काटा हुआ था। किंग नैन के ऐसा सोचते सोचते में वर्ड ऑफ गॉड की सोल बाहर आ जाती है। वो तो सोल को बाहर देखकर कह रहा था कि बिना इजाजत के तुम अपने आप बाहर कैसे आए? तभी किंग नैन के ऊपर स्पेयर से एक अटैक होने लगता है जिसे कि वो गॉड ऑफ वॉर की सोल रोक लेती है। ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था और इस स्पेयर के साथ जिसका कोई मालिक नहीं था, वॉर ऑफ गॉड की सोल अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगती है। किंग नैन को तो ये नजारा काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था क्योंकि ये कोई और जगह नहीं थी बल्कि उसकी कॉन्शियस सी थी। यहाँ वॉर ऑफ गॉड की सोल फाइट करके उस स्पेयर को हरा देती है, जिसके बाद वो स्पेयर जो टेक्निक यूज कर रही थी, हमारा किंग नैन उस स्पेयर की टेक्निक को मास्टर कर लेता है। और जब वो आंखें बंद करके अपनी स्वॉर्ड के साथ उस टेक्निक को परफॉर्म करा था तो उसने उस पहाड़ को 2 हिस्सों में बांट दिया था। इसके बाद वो बताता है कि असल में ये सोल के साथ सोल का कनेक्शन था जिसने टेक्निक सिखाई। अपने पास एक और इतनी इंटरेस्टिंग टेक्निक देखने के बाद वो तो खुश होते हुए कह रहा था कि क्या बात है, ये जर्नी तो यूजफुल रही, अब उसके घर जाने का टाइम आ गया है। खुश होकर वापस जाते हुए वो ये सोचने लगता है कि श्वानलिंग सेट का रिक्रूटमेंट होने ही वाला होगा, तो क्या घर जाकर उसे ये देखने को मिल सकता है कि उसके फादर ने पिल्स जुगाड़ कर लिया। अगर ऐसा हो गया तो वो उन पिल की हेल्प से काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो तो यही सोच के वापस जाने लगता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।